बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, रत्नावली। वहाँ के राजा थे रतन सिंह। हे ईश्वर, अगर तू है तो तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। मुझे पुत्र का वर दे जो शक्तिशाली हो, जिसके सामने ये पूरी प्रजा सर झुकाए, जिसके साथ मैं शान से चल सकूं। रतन सिंह हर रोज इसी तरह ईश्वर से अपनी मन्नत मांगता। महारानी तारावती जो अभी गर्भवती है, उन्हें महाराज की इस इच्छा से डर तो लगता कि कहीं अगर पुत्र न होकर पुत्री हुई तो महाराज क्या करेंगे। वो यही सोचते हुए महल की खिड़की से राज्य को निहार रही होती है कि तभी वहाँ महाराज आ जाते हैं। क्या देख रही हो महारानी? हमारा ये खूबसूरत राज्य जितना खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत हमारा पुत्र भी होगा। हमारी संतान रत्नावली का वो रत्न होगा जिसके आगे पूरी प्रजा सर झुकाएगी। महाराज की ऐसी बातें सुनकर रानी फिर से चिंतित हो जाती हैं। क्या हुआ महारानी? आप खुश नहीं है क्या हमारे पुत्र के आने से? महाराज, अगर पुत्री हुई तो? महारानी, आज कह दिया पर अब कभी मत कहिएगा। आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपकी इस गलती को माफ करते हैं। मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए। महाराज की ऐसी जिद के आगे महारानी कुछ नहीं बोलती। महाराज गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। महाराज को कौन समझाए कि संतान की प्राप्ति ही सबसे बड़ा सुख है, अब चाहे वो किसी भी भेष में आए, पुत्र या पुत्री। महाराज का मन महारानी की बातों से खराब हो चुका था, इसलिए वो बाग में सेनापति के साथ टहल रहे होते हैं। पर तभी उन्हें लगता है कि शिकार पर जाने से शायद उनका मन ठीक हो सकता है। सेनापति, शिकार पर चलने की व्यवस्था करिए। जी महाराज। महाराज रतन सिंह अपने सेनापति के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। दूर जंगल में जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास तो कोई भी बड़ा जानवर नहीं है। सेनापति, यहाँ तो कोई भी जानवर नहीं दिख रहा। हमें शायद किसी और दूसरे जंगल में जाकर देखना चाहिए। नहीं महाराज, किसी दूसरे जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं है। हमें वहाँ भी कोई जानवर नहीं मिलेगा। क्यों सेनापति, सारे जानवर कहाँ गए? महाराज, सारे जानवर मारे जा चुके हैं। अब जंगल पूरी तरह खाली है। तुम कोई मजाक कर रहे हो? नहीं महाराज, यहाँ पिछले कुछ सालों से आपने और आपके दोस्तों ने इतने शिकार किए हैं कि जंगली जानवरों की संख्या अब 1% रह चुकी है। अगर ऐसा है सेनापति, तो हमारे इस जंगल में और जंगली जानवर लाने का प्रबंध करो। उनकी संख्या बढ़ाओ ताकि आने वाले समय में मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ आकर शिकार कर सकूं। राजा रतन सिंह सेनापति को आदेश दे ही रहा होता है कि तभी राजा की नजर पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ती है। चलो इसको मारता हूँ। राजा बाण चलाते हैं और पक्षी मर जाता है। वाह, अब भी निशाना सही बैठता है। क्यों, क्या कहते हो सेनापति? अगर मेरा पुत्र हुआ तो मेरे इस तीरंदाजी को देखकर मुझ पर बहुत गर्व करेगा। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रतन सिंह अपने आने वाले पुत्र के मोह में इतना लीन हो चुका था कि अब उसकी कल्पना में सिर्फ वो और उसके पुत्र ही बसते थे। एक दिन रतन सिंह अपनी महारानी को लेकर मंदिर दर्शन के लिए आते हैं कि तभी उनकी नजर एक विकलांग पर पड़ती है। उसे मंदिर में इस वक्त देखकर राजा पुजारी पर बहुत क्रोधित होता है। पुजारी जी, मैंने कहा था ना कि जब मैं और महारानी पूजा के लिए आए तब ये मंदिर पूरा खाली होना चाहिए। क्षमा महाराज, पर ये बबलू है। सालों से इस मंदिर की सफाई करता है और यहीं रहता है। समझिए तो मंदिर ही इसका घर है। अब किसी को उसके घर से निकालने वाला मैं कौन होता हूँ? ओह, ऐसा है तो सेनापति, पुजारी जी को इस मंदिर से निकाल दो और साथ ही उस विकलांग को। हम यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, ना कि किसी विकलांग के। रानी को राजा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो राजा को शांत होने को कहती है। महाराज, शांत हो जाइए। भगवान के दरबार में आकर हमें इस तरह अकारण किसी को दंड नहीं देना चाहिए। अकारण दंड नहीं दे रहा हूँ महारानी, कारण है मेरे पास और आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। महारानी महाराज के गुस्से को जानती थी। वो चुप हो जाती है और सेनापति, पुजारी जी और उस विकलांग बबलू को राज्य से निष्कासित कर देता है। एक दिन राजा यूं ही भ्रमण कर रहा होता है कि तभी उसे सड़क पर एक भिखारी बैठा दिखता है। उसे देखकर राजा के मन में ख्याल आता है, अगर मेरा पुत्र मेरे साथ भ्रमण करने निकलेगा तो ऐसे भिखारियों को देखकर क्या सोचेगा कि मैं अपने राज्य के लोगों का जरा भी ध्यान नहीं रखता। सेनापति,
इस राज्य में कोई भिखारी नहीं रहेगा। जो असक्षम है उन्हें राज्य से बाहर निकाल दो। सैनिक गांव के गरीब असक्षम लोगों को जबरन राज्य से बाहर निकाल देते हैं। रानी को जब ये बात पता चलती है तो वो राजा को बहुत समझाती है। राजन, ये अन्याय है। राज्य के राजा का कर्तव्य है कि सबकी देखभाल करे। अगर ये लोग मेहनत नहीं कर सकते तो रत्नावली में इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ महीने बाद आखिरकार वो समय आ जाता है जिसकी महाराज को प्रतीक्षा थी। महारानी संतान को जन्म देने वाली होती हैं। सारी दासियां रानी की सेवा में लगी होती हैं। आखिरकार संतान का जन्म होता है। उसकी गूंज पूरे महल में सुनाई दे रही होती है। मेरा पुत्र आया होगा। दासी उदास होती है। क्या बात है, इतने चुप क्यों हो? महाराज, क्षमा करें, पर पुत्र नहीं पुत्री जन्मी है और वो भी विकलांग है। उसका एक पैर नहीं है। राजा क्रोधित हो जाता है। ये मेरी संतान नहीं हो सकती। सैनिकों, इस बच्ची को जंगल में छोड़ाओ। सैनिक बच्ची को जंगल में छोड़ाते हैं। बच्ची के जंगल में छोड़ाने के बाद रानी विलाप करती हैं। अगर इस महल में मेरी बेटी नहीं रही तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसे वापस लाओ, वरना मैं प्राण त्याग दूंगी। रानी की हठ देखकर राजा बच्ची को वापस बुला लेता है, पर रानी से एक शर्त रखता है। महारानी, आपके प्रेम की वजह से मैंने उसको यहाँ रखा है, पर अगर वो मेरे सामने फिर कभी आई तो मैं उसे पुनः जंगल भेज दूंगा और आपके इस विलाप के आगे कभी नहीं झुकूंगा। सैनिक जंगल से बच्ची को पुनः लाकर रानी को दे देते हैं, पर ऐसी एक पैर वाली पुत्री पाकर राजा का क्रोध उसके चरम पर पहुंच चुका था। सैनिकों, राज्य के सारे मंदिरों को बंद करवा दो। अब से राज्य की प्रजा मेरी पूजा करेगी। सैनिक ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे समय रत्नावली में रतन सिंह की क्रूरता में बीतता रहता है। वहीं महारानी तारावती अपनी एक पैर वाली पुत्री का नाम अमरावती रखती है, जो कि अब 10 साल की हो चुकी थी। माँ, आप मुझे पिताजी के सामने क्यों नहीं जाने देती? बेटी अमरावती, तुम्हारे पिता बहुत व्यस्त रहते हैं। आप तो हमेशा यही कहती हैं। अच्छा, तो ये बताओ, तुमने आज क्या क्या किया? माँ, ये देखिए, मैंने आज आपकी, पिताजी की और अपनी साथ में तस्वीर बनाई है। ये तो बहुत सुंदर बनी है। तुम तो कला में पूरी निपुण हो चुकी हो। महारानी तारावती उसे एक कमरे में ही बंद रखती और सिर्फ स्वयं ही मिलने आती और उसकी खूब प्रशंसा करती, ताकि राजकुमारी अमरावती खुद को कम ना आंके। महारानी तारावती राजकुमारी अमरावती से मिलकर वहाँ से चली जाती है। माँ भी ना, पता नहीं क्यों सब मुझे इस कमरे में बंद रखते हैं। मुझे पिताजी से मिलने का बहुत मन करता है। क्या वो मुझे याद नहीं करते? अगर उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं तो मुझे ही उनसे मिलने जाना चाहिए। रात को राजकुमारी अमरावती अपनी बैसाखी उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। वो सबसे छुपते छुपाते महाराज के शयन कक्ष तक पहुंचती है, जहां दोनों सो रहे होते हैं। माँ, पिताजी, देखिए मैं आई हूँ। आपके पास मुझसे मिलने का समय नहीं होता ना, इसलिए मैं ही मिलने आ गई। राजकुमारी अमरावती की आवाज से राजा की नींद खुल जाती है। राजा अमरावती को क्रोध में देखता है। बेटी अमरावती, तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ, आपने ही तो कहा था ना कि पिताजी के पास समय नहीं होता, इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ। तुमसे कहा था ना रानी, इस बिन मांगी संतान की झलक अगर एक और बार भी दिखी तो मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। पिताजी, आप मुझसे प्यार नहीं करते? अच्छी गलतफहमी में पाली हो इसे। देखो इसे, ये किस तरह से हमारे राज्य को संभालने वाली संतान लगती है। सैनिकों, इस लड़की को जंगल छोड़ाओ। राजा के आदेश पर सैनिक आते हैं और उसे जंगल में छोड़ाते हैं। रात हो जाती है। राजकुमारी अमरावती जंगल में अकेली होती है। क्या इसलिए माँ ने मुझे आज तक कमरे में बंद रखा था, ताकि मैं पिताजी के सामने न जा सकूं? पिताजी मुझसे कितनी नफरत करते हैं। ठीक है, मैं कभी राजमहल नहीं जाऊंगी। अमरावती अब जंगल में ही रहती है और फल फूल खाकर अपना गुजारा करती है। जिस पेड़ को वो अक्सर पानी दिया करती, उसी पेड़ पर 2 परियां छाया और माया रहती थीं। वो अमरावती को रोज देखा करती। माया परी, ये बच्ची अकेली इस जंगल में रहती है। न जाने कितने दुख इस छोटी सी उम्र में सहती है।
हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम सही कहती हो छाया परी, पर उससे पहले जैसा परी लोग का नियम है, हमें इसकी परीक्षा तो लेनी ही होगी। कुछ दिनों बाद अमरावती जब नदी किनारे पर बैठी थी, तब वहाँ दो बूढ़ी महिला आती हैं। माँ जी, लाइए मैं पानी भरने में आपकी मदद करती हूँ। बेटी, तू तो विकलांग है, तू तो मुझसे भी कमजोर होगी, तू क्या ही हमारी मदद करेगी। नहीं माँ जी, मैं तो जंगल में ही रहती हूँ और अपने लिए तो मैं ये सब काम खुद ही करती हूँ। लाइए मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। अमरावती की अच्छाई को देख बूढ़ी औरतें परी के रूप में प्रकट होती हैं। हम परियां हैं और हम तुम्हें वरदान देने आई हैं अमरावती। जिस साहस के साथ तुमने अपना जीवन जिया और अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा, वो काबिले तारीफ है। परियां अमरावती के पैर को ठीक कर देती हैं और उसे एक सुंदर राजकुमारी में बदल देती हैं। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। परियां इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसी दिन रानी को भी परियों का सपना आता है। हे तारावती, तुम्हारी बेटी अमरावती तुम्हारा जंगल में इंतजार कर रही है। उसके आने से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तारावती की नींद खुल जाती है। महाराज, मैंने एक सपना देखा, उसमें दो परियां थीं। वो मुझसे कह रही थी कि हमारी पुत्री हमारा जंगल में इंतजार कर रही है, उसके आने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मतलब महाराज, आपका रोग भी ठीक हो जाएगा, रत्नावली में आया ये अकाल भी टल जाएगा। राजा बीमार बिस्तर पर लेटा कुछ नहीं बोलता, पर रानी तारावती तुरंत ही सैनिकों के साथ जंगल के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे नदी किनारे राजकुमारी मिल जाती है। अमरावती, मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो। रानी और अमरावती एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और वो परियों के चमत्कार की बातें एक दूसरे को बताती हैं। इसके बाद अमरावती अपनी माँ तारावती के साथ महल आ जाती है। परियों ने कहा था तुम्हारे आने से सब कुछ सही होगा। अब पुत्री, अपने पिता को भी क्षमा कर दो, तुम्हारे जाने के बाद से वो बीमार रहने लगे हैं। राजकुमारी अमरावती अपने पिता से मिलने आती है। पिता की ऐसी हालत देख वो परियों को याद करती है और उनसे अपने पिताजी को ठीक करने का आग्रह करती है। राजकुमारी की प्रार्थना सुनते ही परियां वहां प्रकट हो जाती हैं। अमरावती